એક બંધ है। સર દૂધની પ્રોડક્ટ્સની આપણે વાત ચાલતી હતી. डेयरी प्रोडक्ट्स। એમાં ચાની વાત કરી હતી કે ચામાં 3 પ્રકારના ઝેર હોય. वो कौन सा पेज नंबर था? 100? પેજ નંબર 126. 126? એ બધું થઈ ગયું, હવે દાંતની વાત કરવાની 129 ઉપર. अच्छा। ओके, दांत क्यों सड़ते हैं? अच्छा, दांत को कैसे संभाला जाए उसके बारे में डॉक्टर्स को, दांत के डॉक्टर्स को भी पता नहीं है। जो व्यक्ति अपने दांत बचा सकता है उसकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। हम ऐसा मानते हैं कि भी ब्रश करने से दांत अच्छे रहते हैं। ब्रश कभी कोई दांत बचा नहीं सकता, और ब्रश करने से दांत बचते तो फिर किसी के दांत बिगड़ते ही नहीं ना, क्योंकि सब लोग हर रोज ब्रश कर रहे हैं, फिर भी दांत सड़ जाते हैं। दूसरे जो प्राणी है वो ब्रश नहीं करते हैं, फिर भी अपने दांत संभाल पाते हैं। हम ब्रश करते हैं फिर भी सड़ जाते हैं। तो दांतों का जो सड़न है उसके पीछे दो तीन बातें हैं। पहली है खून की गंदगी। हमारे खून में जब कचरा बढ़ जाता है तो खून के अंदर कचरा बढ़ने से खून के अंदर जो कीटाणु विषाणु बढ़ते हैं उससे लड़ने के लिए व्हाइट सेल, सफेद कण कहते हैं, हमारे खून में घूमते रहते हैं। उसकी एक चौक्कस मात्रा में व्हाइट सेल हमारे शरीर में बनते रहते हैं। वो हमारे शरीर के सैनिक हैं। शरीर के बाहर से जब कोई वायरस, जीवाणु, कीटाणु घुसते हैं तो उसको मारने के लिए भी शरीर के अंदर ये व्हाइट सेल काम आते हैं। उनमें जब कचरा बढ़ने लगता है तब ये वायरल लोड, बाहर के जीवाणु, कीटाणु, उसकी संख्या बढ़ने लगती है। उनकी संख्या बढ़ती है तो सामने हमारा सैनिक की संख्या भी बढ़ानी पड़ती है शरीर को। दांत एक ऐसी जगह है, क्योंकि दांत, जब हम कुछ खाते हैं तो दांतों के बीच में खोराक फंस जाता है। अब दो दांत के बीच में जो खोराक फंस जाता है वो निकलता नहीं है, तो दो दांतों के बीच में खाचर जैसा सिचुएशन बन जाती है कि भाई आप कोई गैप के अंदर बीच में फाचर लगाओ तो वो गैप खुली हो जाती है। तो जब हम कोई कठिन चीज खाते हैं उसका कचरा दो दांतों के बीच में फंसता है तो दो दांतों के बीच वाली गैप जो होती है बड़ी हो जाती है। और गैप जब बड़ी हो जाती है तो जो खुराक का कचरा अंदर पड़ा है वो सड़ता है। सड़ा हुआ वो गैप के बीच में अंदर जाता है
और मसूड़े में जाता है, वहां खून की नलियां होती है, वहां उसका सड़न करते हैं। तो दांतों में ऊपर से नीचे, जबड़े की ओर, मसूड़ों की ओर, बाहर से घुसपैठिया कहो, त्रासवादी कहो, वो अंदर घुसने लगते हैं। ये ऐसी हालत है कि पाकिस्तान की बॉर्डर है, अपनी साइड अपने सैनिक है, भारत के अंदरूनी इलाके जो है, इंटरनल एरियाज, वहां मान लो कोई गृह युद्ध हो जाता है, तो बॉर्डर के जो सैनिक है वो अंदर की ओर ले जाओ आप, तो बॉर्डर के ऊपर संख्या कम हो जाएगी सैनिकों की, तो बाहर वाले दुश्मन अंदर घुस जाएंगे। हमारे शरीर में ऐसा ही होता है। आप जब तीनों टाइम खाते रहते हो, खून में कचरा बढ़ जाता है। खून में कचरा बढ़ने से शरीर के अंदर ही दुश्मन की संख्या बढ़ने लगती है। बॉर्डर वाले सैनिक को अंदर ले जाना पड़ता है, बॉर्डर खाली हो जाती है, बाहर वाले अंदर घुसने लगते हैं। इसी हालत हमारे दांतों के साइड में हो जाती है। आपके दांतों में गैप हो चुका है, वहीं से सडन अंदर जा रहा है, आपके खून के अंदर कचरा ऑलरेडी बढ़ रहा है, आपके वाइट सेल शरीर के अंदर लड़ने में ही रह जाते हैं, बॉर्डर से घुसपैठ हो रही है तो वहां पहुंच नहीं पाते हैं, फिर वो सडन अंदर नीचे की ओर चली जाती है, फिर अपने दांतों के मूल तक पहुंच जाती है, फिर सड़न शुरू हो जाती है, दांत गिर जाते हैं। तो दांतों को बचाने के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसी चीज मत खाओ जो दो दांतों के बीच में फंस जाए। कठिन चीज है तो उसको क्रश करो, थोड़ा सा तोड़ के खाओ। दांतों के बीच में कोई कचरा फंस जाए, ऐसा मत खाइए। दूसरा, दांतों के बीच में जो कचरा फंसे वो जल्दी सड़े नहीं, ऐसा होना चाहिए। आपको एक प्रयोग बताता हूं, आप प्रयोग करके सड़न कितनी तीव्रता से बढ़ती है और वो खुराक कितना बदबूदार हो जाता है, उसके लिए आपको एक प्रयोग करने का। अभी 9 बजे से पहले हमारा क्लास था, अभी अभी भोजन करके ही आप बैठे हो। आप जब भी भोजन करो, 10 मिनट के बाद आपको अपने ही अंगत व्यक्ति, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, पति पत्नी नहीं है तो बच्चों को, किसी को जो अपने फैमिली मेंबर है, एकदम नजदीकी क्लोज है, ऐसे व्यक्ति को नजदीक बुला के आपको अपना मुंह खुला करके ऐसे, और वो व्यक्ति के सामने, उसके मुंह के सामने जाके खड़े रह के उनको बोलने का कि मेरे मुंह से जो बदबू आ रही है आप सूंघो, स्मेल आ रही है, क्या आ रही है। आपने 10 मिनट पहले भोजन खाया होगा, 10 मिनट के अंदर आपके दांतों में जो भोजन का कचरा फंस गया है, वो कचरा सिर्फ 10-15 मिनट में इतना सड़ने लगेगा कि सामने वाला आपका मुंह का स्मेल नहीं ले पाएगा, इतना गंदा होगा, सिर्फ 10 मिनट में। अब जो भोजन आपने 10 मिनट पहले खाया है, वो अपने दांतों में इतना सड़ जाता हो, वो भोजन शरीर में अंदर जाके कितना सड़ता होगा, आप सोचो। पकाया भोजन दांतों के बीच में फंसना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि भोजन से पहले आपको थोड़ी कच्ची चीजें खा लेनी चाहिए। कच्ची चीजें खा लो पहले, चबा चबा के। अंकुरित मूंग है, कोई कंदमूल है, सलाद है, ऐसा कुछ पहले खा लो, 2-3 बाइट, ज्यादा नहीं।
चबा चबा के अपनी दांतों में पहले कच्चे भोजन को फंसा लो, फिर आप पकाया भोजन खाओ। पकाया भोजन पूरा हो जाने के बाद लास्ट में भी आपको 2-3 बाइट कच्चे भोजन का ले लेने का। इससे क्या होगा कि पहले दांतों में कच्चा भोजन फंस गया, वो जल्दी सड़ेगा नहीं। ऊपर से आपने पकाया भोजन खाया और लास्ट में आपने कच्चा खाया, तो जो पकाया भोजन थोड़ा भी अंदर रुक गया है वो कच्चा खाने से वो भी साफ हो जाएगा। आपकी दांतों में गंदगी करने वाला खुराक रहेगा ही नहीं। और फिर आप देखना, फिर आप आधा घंटा के बाद भी देखोगे तो आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। तो एक, दांतों की बीच वाली जो जगह है उसको बचाना है। दूसरा, आपके खून के अंदर कचरा नहीं बढ़ जाए इसके लिए 16 घंटे का उपवास। जो लोग 16 घंटे का उपवास करते हैं उन लोगों को दांतों की समस्या नहीं आती। क्यों? क्योंकि खून अंदर से साफ हो जाता है। खून में कचरा बढ़ता नहीं, वायरल लोड खून के अंदर बढ़ेगा नहीं। आपके वाइट सेल जो आपका मिलिट्री है, आपका लश्कर जो है शरीर को बचाने के लिए, वो फ्री रहेगा। तो वो फ्री लश्कर जो है खून में घूम रहा है। मान लो दांतों से ऊपर से हमला हो रहा है अंदर की ओर, तो अंदर अपना लश्कर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, सैनिकों की ज्यादा तादाद में होगे, तो बाहर से जो हमला कर रहे हैं उनको फाइट देख पाएंगे और बाहर से ही उसको वापिस भेज देंगे। वो सडन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो खून की सफाई, दांतों की सफाई, भोजन करने के बाद आपको क्या करना है, दांतों के बीच में कोई कचरा बचा है उसको निकालने के लिए ब्रश करने से नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको कुल्ले करने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा पानी लेके उसको, और कुल्ले इतने ताकत से करने का कि दांतों के बीच में जो भी कुछ है, तो ताकत से पानी के कुल्ले आप करोगे ना तो सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। और कितनी देर? मिनिमम 30 सेकंड, यानी आधी मिनट, जोरों से। आधी मिनट करो। आप आधी मिनट करोगे न, थक जाओगे। अच्छा, थक जाने से क्या होगा, हमारे जो मसूड़े है वहां इतना ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, क्योंकि आप कुल्ले कर रहे हो ताकत से, तो ये ऊपर नीचे के दांत के मसूड़े हैं वहां खून का सप्लाई बढ़ जाएगा। तो अंदर जो भी है वो फटाफट कचरा साफ हो जाएगा। और जितना सर्कुलेशन ब्लड का फास्ट, तो वहां सफाई भी जल्दी कर लेगा। और आपके जो मसूड़े के जो मसल्स है वो सारे मजबूत हो जाएंगे। तो एक, ये 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो 16 घंटे का फास्टिंग, भोजन के टाइम आपको पहले कच्चे खा लेने का, फिर पकाया खाने का, लास्ट में कच्चा खाने का। और भोजन के बाद आपको आधी मिनट आप करके देखना, आधी मिनट कंटिन्यू कुल्ले करना। आपके जबड़े दुखने लगेंगे, दूसरे ही दिन दुखने लगेंगे। लेकिन आप हर रोज करो, जितनी बार खाते हो इतनी बार करो, फिर आपके जबड़े और दांत इतने मजबूत रह जाएंगे, आप बिना ब्रश भी आपके दांत मजबूत रहेंगे। तो दांतों की सड़न रोकना बहुत जरूरी है। अभी तक जो आपने संभाल नहीं कर पाए, दांत सड़ गए, रूट कैनाल किया, जो भी किया, उसको भूल जाओ। लेकिन अब नई समस्या जो अभी है वो कम नहीं होने चाहिए, दांत जो है वो ठीक रहने चाहिए। तो दांत संभालोगे ना तो जीवन अपने आप संभल जाएगा। और दांत का जो काम है, हाँ, हर चीज को चबाना है, हर चीज को। आप मान लो खिचड़ी भी खा रहे हो, दाल चावल खा रहे हो, तो चावल का एक एक दाना आपके दांत के नीचे आना चाहिए, एक एक दाना। खाने के लिए टाइम देना पड़ेगा आपको।
हाँ, लोग सोचते हैं खिचड़ी में क्या चबाने का, चावल में क्या चबाने का, सीधा घटाघट खा लेते हैं। जब आप एक एक दाने को चबाओगे तो टूटेगा, और जब आप चबाओगे तो मुंह की सलाइवा आएगी। सलाइवा खुद आपके दांतों को बचाएगी, क्योंकि सलाइवा खुद एंटीबैक्टीरियल होती है, सड़न को रोकने का काम करती है। तो ये दांत को संभालने के लिए आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बीमारियों के लिए हमें क्या क्या एडवाइस देनी है। हमको जो टॉपिक पढ़ने थे वो सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। अब समाज में सबसे ज्यादा जो बीमारियां है, जो घर घर, उसके लिए हमें क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम बातें करेंगे। तो अब हम बीमारियों के ऊपर, उसको कंट्रोल कैसे करें, वो सब हम देखने का प्रयत्न करेंगे। अब देखो, समाज में सबसे ज्यादा बीमारियां घर घर है, कौन सी है? तो एक डायबिटीज है, बीपी है, जॉइंट पेन है, ओबेसिटी है। आप पांचवी कोई बीमारी को मत पकड़ो, दूसरी कोई बीमारी को आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी, जो चार बीमारियां है, आपको हर घर में मिलेगी, हर घर में मिलेगी। तो ये चार बीमारी को कैसे समझा जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को कैसे बीमारी लागू होती है, कैसे इस बीमारी से हम बाहर निकल सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। जब तक ये जानकारी लॉजिकल नहीं होगी, साइंटिफिक नहीं होगी, तब तक पेशेंट आपकी एक भी बात सुनने वाला नहीं है। आपकी बात सामने वाले को कन्विंस करने के लिए बीमारी क्या है, कैसे होती है, आपने क्या गलतियां की है, आपने क्या ध्यान नहीं रखा है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाया, किस तरह खाना चाहिए, किस तरह नहीं खाना चाहिए, सारी बातें उन लोगों को बतानी पड़ेगी। और ये जब तक आप नहीं बताओगे तब तक आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। हमारा काम है लोगों को गलतियां दिखाना, बताना, क्योंकि बिना गलती कोई समस्या खड़ी नहीं होती है। हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है, कोई प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें ज्यादा भार नहीं देना है कि भाई ये खा लो आप ठीक हो जाओगे। आपको अवेयर करना है लोगों को, और ग्रुप में करना है आपको। एक एक व्यक्ति को करने जाओगे तो दिन में कितने लोगों को मिलोगे? अच्छा, हमारा कॉन्सेप्ट जो है, वो कॉन्सेप्ट को, सारे कॉन्सेप्ट के सारे टॉपिक को आपको बताने के लिए कम से कम 3 घंटा चाहिए। हमारे जो लेटेस्ट अभी लेक्चर, जहाँ सेमिनार होते हैं वहां मैं लेक्चर लेने जाता हूँ। आप पिछले हफ्ते में भुज में गया था, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। तो आपने वहाँ वहाँ जो मैंने लेक्चर लिया उसका लिंक मैंने आपको ग्रुप में रखा था। क्या पूरा सबने देखा उसको? क्या पूरा सुना आपने? नहीं सुना।
समय नहीं निकालते हैं आप लोग। आपको एक्सपर्ट बनना है ना, तो सारी बातें को सुनने रखो। जब तक आप सारे टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं होगी आपको, आप लोगों का जवाब नहीं दे पाओगे, सवाल के जवाब नहीं दे पाओगे आप। तो फाउंडेशन जो है हेल्थ का, उसके बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। हर टॉपिक के ऊपर आप कम से कम मिनिमम जो टॉपिक के बाद जो पॉइंट्स है, वो तो आपको लोगों को बताने पड़ेंगे। एक बार मेरे 3-3 घंटे के लेक्चर सेमिनार के सुनो आप, कितने टॉपिक मैं कवर करता हूं। तब जाके सामने वाले लोगों का माइंड क्लियर होता है। क्योंकि वो उनके माइंड में जो गलत फहमियां घुसी हुई है, वो सब वॉश करके बाहर निकालनी है। तो आपको समय तो देना पड़ेगा, उनको सारे टॉपिक्स लॉजिकल के साथ समझाने पड़ेंगे। तब जाके उसमें से 5% लोग ही तैयार होंगे। 90 लोग, 100 में से 90 लोग तो आपकी बात पूरी सुनने वाले नहीं है। 5 लोग ही सुनेंगे। लेकिन जो व्यक्ति सुन लेगा, वो आपका परमानेंट चाहक हो जाएगा। क्योंकि आप इतनी सारा नॉलेज उनको देते हो, इतनी सारी बातें बताते हो, वो बातें उन्होंने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। भुज में मेरा प्रोग्राम था, पूरे दिन का प्रोग्राम, मेरा लेक्चर सुना। वहां के भुज के जिले के, भुज सिटी के लेउआ पाटीदार समाज के एक होद्देदार वो शिविर में थे। मेरा लेक्चर सुन के वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने इमीडिएट बोला, शाम को हमारी स्कूल में आपको लेक्चर देके जाना है। तात्कालिक मीटिंग रखी और पूरा हॉल बच्चों और पेरेंट्स से भर गया था। वहां मुझे 2 ही घंटे मिले। सारे सारे टॉपिक में नहीं कवर कर पाया, लेकिन बच्चों के काम के जो टॉपिक थे वो मैंने वहाँ, बच्चों के लिए उपयोगी थे, वो सारे मैंने कवर किए। अब जहां जाते हो, जहां जो ऑडियंस है, बुजुर्ग लोग हैं तो बुजुर्ग के हिसाब से उनको बातें समझानी पड़ेगी। गृहस्थी लोग हैं तो गृहस्थी के हिसाब से, बहनें हैं तो बहनों की भाषा में उसको समझाना पड़ेगा। बच्चे हैं तो बच्चों के हिसाब से, मजदूर है तो मजदूरों के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके बारे में उनके रिलेटेड ही बात करनी की है। बीमार है तो बीमार के हिसाब से बात करनी है। तंदुरुस्त है, वो बीमार न पड़े तो उसके लिए उनकी बातें उसके सामने आपको रखनी पड़ेगी। और इसके साथ हेल्थ के साथ साथ आदि व्याधि और उपाधि, उसके बारे में भी आपको बातें बतानी पड़ेगी। क्योंकि हेल्थ सिर्फ व्याधि की समस्या नहीं है। शरीर में जो बीमारियां आती है, वो सिर्फ भोजन की गलतियों से ही होती है ऐसा नहीं है। उसके अंदर आदि और उपाधि वो भी शामिल हो सकती है। आपके पिछले जन्म के कर्म का हिसाब भी हो सकता है, और बिन जरूरी उपाधि लेने के बाद भी शरीर में समस्याएं आती है। हाँ, ये बीपी और डायबिटीज क्या है? वो व्याधि से ज्यादा उपाधि है। जिन लोगों के बीमारियां है, वो खुद खड़ी की हुई होती है, भोजन का कोई रोल नहीं है। उन्होंने खुद इतनी उपाधि लेके घूमते हैं कि वो बीपी की गोली में फंस जाते हैं, डायबिटीज की बीमारियों में फंस जाते हैं।
तो शारीरिक समस्याएं कम है समाज में, मानसिक समस्याएं ज्यादा है। तो आपको पेशेंट को उनके बारे में भी बताना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस कर पाएंगे। सही डाइट तो चाहिए ही, सात्विक फूड तो खाना ही है, तामसिक राजसिक वो भी न खाए, उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। भोजन गर्म होके सब शरीर में जाता है तो कौन से अंग को जल्दी बिगाड़ता है, कौन सा भोजन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान करता है। सब पकाए भोजन नुकसान करता नहीं है, पर्टिकुलर चीजें जो गर्म करके हम खाते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। तो ये सारे हर एक बीमारी के बारे में आपको व्याधि के साथ साथ आदि उपाधि दोनों की बात आपको बतानी पड़ेगी। तो आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आपकी जब परीक्षा होगी तो हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उसमें जो पीपीटी के जो लेक्चर्स है वो पीपीटी की एक एक स्लाइड एक एक टॉपिक है, उसके ऊपर हम लेक्चर देते हैं। तो आपको भी कोई भी एक स्लाइड को देख के उसके ऊपर आपको लेक्चर देना पड़ेगा, तब जाके आप परीक्षा में पास हो पाओगे। तो परीक्षा की तैयारी आपको अच्छी तरह करनी पड़ेगी। कई लोग तो लाइव लेक्चर में आते ही नहीं है, बाद में सुन लेते हैं लेक्चर, लेकिन तैयारी कितनी करते हैं वो पता नहीं है। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे सेमिनार के जितने भी वीडियो है उसको बार बार देखो, इसमें से आपको हर टॉपिक के ऊपर क्या बात बतानी है लोगों को वो सरलता से समझ में आ जाए, आसानी से वो टॉपिक को समझ पाए, इसके लिए सिंपल से लॉजिक सिंपल सी बातें बता के उनको समझाना पड़ेगा। आप बहुत हाई फाई टेक्निकल शब्दों का उपयोग करोगे तो सामने वाला ऑडियंस इतना हाई फाई नहीं है, वो तो आधा ऑडियंस तो पढ़ा लिखा होगा, आधा ऑडियंस तो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा। अब उन लोगों को ये सारी बातें समझानी है। जो जो काम डॉक्टर नहीं कर पाया है वो काम आपको करना है। तो आपको हर टॉपिक को सरल भाषा में ही समझाना पड़ेगा, तब जाके उसकी वो टॉपिक की इफेक्ट शरीर पे क्या आती है वो समझ पाएंगे, इसे नहीं समझेंगे। तो हमें प्रिवेंशन पे ज्यादा काम करना है, लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए ज्यादा काम करना है। जो बीमार है वो अपनी गलतियों के कारण बीमार है, अपने कर्मों के कारण बीमार है, और जिन्होंने जो गलत कर्म किए हैं उसका फल तो उसको भुगतना ही है। लेकिन लोग जो बीमार नहीं है, जो कम उम्र वाले हैं, छोटे लोग हैं, जुआन लोग हैं, वो ऐसे कर्म न करे शरीर को संभालने के कि इसके कारण वो शरीर में बीमारी में फंसे। उसके लिए उन लोगों को अवेयर करना पहली प्राथमिकता आपकी रहनी चाहिए। और हमारे देश में आधी से ज्यादा आबादी कॉलेज की उम्र से कम उम्र वाले लोगों की है। जो बड़े उम्र वाले लोग हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है, वो लोग योगा करते हैं, कसरत करते हैं, आयुर्वेद का डॉक्टर्सों का सलाह सूचन लेके अपने शरीर को ठीक रखने का प्रयत्न करते हैं। जो हेल्थ कॉन्शियस है वो खुद को तो कर लेगा,
लेकिन जो खुद हेल्थ कॉन्शियस है ही नहीं, उसको आप मार मार के कैसे हेल्थ कॉन्शियस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब देखो, योग बोर्ड ने 1 लाख योग टीचर्स को तैयार किए। ये 1 लाख टीचर्स में से अभी क्लास कितने चल रहे होंगे? शायद 2000। 2000 भी नहीं, पूरे गुजरात में। आप योग करने के सामने से पैसे दोगे ना, तो भी लोग योग करने नहीं निकलेंगे। लोगों को गंभीरता ही नहीं है। पैसे मिलेंगे ना, तो भी योग नहीं करेंगे। ऐसे लोग जड़ है। लोग इतने आलसी हो गए हैं कि आप लोगों को ऐसी दवाई दे दो कि भैया ये गोली आप सुबह में उठ के खा लो, तुमको स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोग गोली खा के चलाएंगे, नहाएंगे नहीं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको। हाँ? जीवन की कोई प्रायोरिटी नहीं है लोगों को। सबसे पहले शरीर को ठीक रखना चाहिए। इसकी जगह पहले देखा देखी की दुनिया में जी रहे लोग। मेरे पास कितना बड़ा बंगला है, कितना मकान बड़ा है, कैसा फर्नीचर है, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरी वॉच कैसी है, घड़ी, अब मोबाइल में घड़ी आ गई है। अब ये कढ़ाई पे लगाने की क्या जरूरत है? फिर भी लोग दिखाने के लिए, मेरे पास राडो है। ए राडो, तुमको राडो पड़ाव से क्या जरूरत है? तो लोग जो है, हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी गंदी हो चुकी है कि हमारी सब फील्ड की एजुकेशन जितनी भी है, चाहे डॉक्टरी की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे किसी भी फील्ड की हो, एक ही बात सिखाई जाती है, कैसे पैसे ज्यादा कमाए। आज एक भी कॉलेज आपको ये नहीं सिखाती कि आप अपनी हेल्थ कैसे संभालोगे। उसके बारे में कोई कॉलेज नहीं पढ़ाती है। चाहे एमबीए, एमबीए की अहमदाबाद की आईआईएम कॉलेज है ना, वो आईआईएम कॉलेज में ये पूरे इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। उसमें पढ़ाई करने वाला एमबीए स्टूडेंट को करोड़ करोड़ रुपए का पैकेज मिलता है। लेकिन वो करोड़ का पैकेज लेने वाला स्टूडेंट अपना शरीर कैसे संभालना है, उसके बारे में उनको 1% भी पढ़ाया नहीं जाता है। ये हमारे देश की दुर्दशा है। आपके लिए तो जितनी प्राइमरी स्कूलें हैं, प्री प्राइमरी स्कूल है, जितनी माध्यमिक स्कूल है, जितनी कॉलेजेस है ना, वो भी आपका सबसे बड़ा मार्केट है। आप लोगों को इसी के ऊपर ही काम करने का मौका मिलेगा। और हर पेरेंट्स को ऐसा लगता है, मेरा बेटा बीमार नहीं रहना चाहिए। हर पेरेंट्स, एक दारू पीने वाला बाप भी ऐसा सोचता है, मेरा बेटा दारू नहीं पीना चाहिए। तो जो पेरेंट्स खुद बीमार है, चाहे 3-3 बार गोलियां खाते होंगे, लेकिन वो खुद ऐसा सोचेगा, मेरा बेटा मेरी बेटी बीमार नहीं रहनी चाहिए। लेकिन कैसे नहीं रहे, क्या करूं तो बचे, उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। नहीं उनकी स्कूल वालों को नॉलेज है, नहीं उनकी कॉलेज वालों को नॉलेज है। तो आप लोगों तो योगाहार एक्सपर्ट, योग यानी जीवन जीने की चाबी, और आहार, ये दो के मास्टर हो। जहां आप जाओ, सामने वाले की जो समस्या हो, हेल्थ के सिवाय की भी समस्या हो ना, तो भी आप उनको उनकी समस्याओं का समाधान देके आओ। इतना पावर आपके अंदर है। हाँ?
देखो बर्निंग इश्यू क्या क्या है, फिर हम बीमारियों के ऊपर बात करेंगे। सबसे बड़ा बर्निंग इश्यू हमारे देश का है, और खास करके गुजरात का। गुजरात के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कुपोषण से पीड़ित है, माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है। और उसका रेशियो क्या है पता है आपको? पूरे भारत में सबसे ज्यादा कुपोषण बिहार में है, और बिहार के पीछे हम गुजरात वाले खड़े हैं। आप सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। पैसे कमाने में गुजरात नंबर वन है, और अपने ही कमाए हुए पैसों के बाद भी अपने ही बच्चे कुपोषण में देश में दूसरे नंबर पे खड़े हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। छोटे बच्चे जो अभी तो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा, कॉलेज वाले बच्चों की हालत क्या है वो सुनो। हाँ, क्योंकि मैं कॉलेज में जाके जब लेक्चर देता हूँ और बच्चों की हालत देखता हूँ कॉलेज में पढ़ने वालों की, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कॉलेज में लेक्चर लेने जाता था। मैं 2 घंटा खड़ा खड़ा लेक्चर लेता था। मैं खड़ा खड़ा बिना थकावट में लेक्चर ले सकता हूँ, बिना भोजन किए उपवास करके गया हूँ। जो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़का लड़कियां हैं, 2 घंटे बेंच पे बैठ नहीं सकते, थक जाते हैं। बैठे बैठे थक जाते हैं। जितनी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, देखो बाल सफेद हो रहे, चेहरे पे लालाशी नहीं है, सारे फिक्के। 50% से ज्यादा लड़कियों को खून की कमी है। 50% से ज्यादा लड़कियों को गायनिक प्रॉब्लम है। जितनी प्रॉब्लम लड़कियों में है, इतनी ही प्रॉब्लम लड़कों में है। ये दोनों बीमार है मेरे हिसाब से। जैसे ही उन लोगों की कॉलेज खत्म हो जाती है, उनके माँ बाप उसकी शादी करा लेते हैं जिम्मेदारी में से निकलने के लिए। शादी तो हो जाती है, बच्चे नहीं रहते हैं। आईवीएफ सेंटर में जाके बच्चे रखने पड़ते हैं। अहमदाबाद में हर हफ्ते एक नया आईवीएफ हॉस्पिटल बन रहा है। अच्छा, दवाई खिला खिला करके बच्चे रखते हैं। बच्चे रह जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। डिलीवरी हो जाती, नॉर्मल नहीं होती है, काट के बच्चे को निकालना पड़ता है। हाँ, सिजेरियन करना पड़ता है। जो बच्चा सिजेरियन करके बाहर निकालते हैं, उसको वैक्सीन दवाइयाँ दे के जिंदा रखना पड़ता है। और काफी बच्चों को तो हाँ, बक्सों में रखना पड़ता है, बक्से में, तब जाके बचते हैं। अब जो बच्चों को पैदा करने के लिए आईवीएफ सेंटर में जाना पड़ता हो, दवाई खानी पड़ती हो, सिजेरियन से बाहर निकालना पड़ता हो, नॉर्मल डिलीवरी ना होती हो, और निकालने के बाद वैक्सीन के ऊपर रखने पड़ते हो जो बच्चों, वो बच्चे जब 20-25 साल के होंगे, तब देश की हालत क्या होगी सोचो। अपना देश अपने आप खत्म हो जाने वाला है। कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। नई पीढ़ी जो पैदा होने वाली है ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होगी। पैसे, तुम्हारे पैसे कहाँ जाएंगे? गटर होने वाले हैं सारे। करोड़ों रुपया होगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे बच्चे पैदा करने लायक नहीं होंगे। क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल, उनका खान पान, हाँ, ऑर्डर दिया मोबाइल में खाना आ गया। अब जो खाना आ रहा है क्या खा रहे हैं, नहीं बाबा माँ बाप को पता है, नहीं सरकार को पड़ी है, नहीं कॉलेज वाले को पड़ी है। किसी को पता ही नहीं है कहाँ चल रहा है लश्कर, कहाँ लड़ रहा है। तीसरी समस्या, जितने मजदूर लोग हैं, आप मजदूर को देखिए, कोई भी मजदूर को देखो, उसकी उम्र होगी 40 की, आपको 60 का बुढ़ा दिखाई देगा। 40 की उम्र में 60 का बुढ़ा दिख रहा है।
पूरे दिन इतना मेहनत करता है और इतने कम पैसे मिलते हैं उसको कि उनके घर के मेंबर्स का सही अच्छा भोजन नहीं खिला सके। इतनी शोषण वृत्ति शायद दुनिया के देश में सबसे ज्यादा होगी तो हमारे इंडिया में है। मजदूरों का शोषण, कम पैसे देने, इतनी मेहनत करने की उनको कि पूरे दिन इतना मेहनत करे, उसके हाथ पैर थक जाए, मसल्स थक गए, और रात को जब सोने जाए ना तो पैरों में पेन होता हो, पैर दुखते हो, नींद कैसे आएगी? नींद नहीं आ रही है इसीलिए उसको शराब पीनी पड़ती है। शराब पीता है, उसका लीवर खलास हो जाता है, बीमार पड़ता है, 40 की उम्र में तो 60-70 का बूढ़ा दिखने लगता है, और क समय में बीमारी में ही मर जाता है। अपने बच्चों के लिए कुछ बचा के भी नहीं जा सकता। ये देश की दुर्दशा है। हमारे योगाहार कॉन्सेप्ट से आप ये मजदूरों की जवानी वापस ला सकते हो, उन लोगों को शराब पीने से बचा सकते हो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको, और उनकी जवानी वापिस आ जाए, बीमारी में से बाहर आ जाए, शराब पीने की जरूरत न पड़े, दवाई का पैसा बच जाए, तो वो पैसे से अपने बच्चों को भी अच्छी तरह पढ़ाया पाए, उन लोगों की जिंदगी भी अच्छी हो सके। तो आपके लिए 3 फील्ड ऐसे हैं: छोटे बच्चे, स्कूलों में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, और रहे मजदूर लोग। जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो खा खा के मर रहे हैं, उनके पीछे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो करोगे तो भी आपको कोई उसका लाभ मिलने वाला नहीं है, वो आपको आशीर्वाद देने वाले नहीं है, वो अपने ही कर्मों से बीमार है। हाँ, वो अपने ही कर्म को भोगेगे भोगेगे, और आप जाके बात भी करोगे ना, और वो पैसे वाले हैं, उनके लिए तो बड़े बड़े डॉक्टर हाजिर है, आपकी एक एक बात वो डॉक्टर के साथ शेयर करेगा, और डॉक्टर एक ही बात बोलेगा, ये सारी बातें प्रूवन नहीं है, बात खत्म। आप 3 घंटा उसके सामने मगजमारी करके आए होगे, उनको कन्विंस किया होगा, दूसरे दिन वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएगा, आपका सारा मेहनत गटर हो जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। बेटर ये है, जो छोटे बच्चे हैं, कुपोषित है, उन लोगों के लिए काम करो। कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ का, उनकी जीवन की आने वाली समस्याओं से अवेयर करो, और गरीब मजदूर लोगों को बीमारी से बचाओ, व्यसन मुक्त करो, उनकी जवानी वापस लेके दे दो। इससे बड़ा कोई पुण्य का काम मुझे नहीं दिख रहा है। तो हमें उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और ये कैसे हो सकता है, वो सारा टेक्निकल नॉलेज आपको मैं दे चुका हूं। आपको वही नॉलेज का उपयोग करके इन सब लोगों को अवेयर करना है। और मैं नहीं मानता हूं कि आप जहां रहते हो वहां आपको ऐसे हजारों लोग नहीं मिलेंगे। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर प्री प्राइमरी स्कूल, हर फैक्ट्री, जहाँ मजदूर है, जहाँ बच्चे हैं, जहाँ कॉलेज वाले हैं, वही आपके ऑडियंस। अच्छा, इसके अलावा सबसे ज्यादा कौन सा है? हर सोसाइटी के हर घर में रहने वाली रसोई करने वाली बहन, क्योंकि बहनों को पता ही नहीं है भोजन कैसे बनाना चाहिए, तेल कैसे तरह उपयोग करना चाहिए, कौन सा तेल उपयोग करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, नमक का उपयोग कैसे करना चाहिए, हरी पत्तियों का क्या महत्व है, हाँ, अनाज क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, विटामिन्स के लिए प्रोबायोटिक की क्या महत्व है, कुछ नहीं पढ़ा है। इवन डॉक्टर्स को नहीं पता है।
हर घर की हर बहन आपके लिए ऑडियंस है। आप अपनी अपनी ही सोसाइटी से शुरुआत करो। हाँ, और जो मैं लेक्चर देता हूँ उसी के ही टॉपिक, हाँ, पीडीएफ, एक एक स्लाइड खोलने का, उसके ऊपर आपको बात करनी है। एक स्लाइड खोलना है, इसके ऊपर बात करनी है आपको। मेरे लेक्चर में 4 4 घंटा तक लोग बैठते हैं, खड़े नहीं होते हैं। और हर बार नए टॉपिक, बोरिंग जैसी कोई बात ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हर बात नई चीज उसको सामने से मिल रही है, नई बात हर बार। तो आप लोग अवेयरनेस के एक्सपर्ट बनो। अवेयरनेस के एक्सपर्ट बन जाओगे तो लोगों को ये पता चलेगा खाखरा कैसा खाना चाहिए। लोग आजकल मार्केट में दुकान में से ले आते हैं, गेहूं का है, पाम ऑयल का है। उनको पता ही नहीं है कि ये क्या करेगा शरीर में जाके। खा रहे, फूड पैकेट तैयार मिल रहे, बच्चे खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं। तो जब अवेयरनेस आएगी तो फिर नुकसान नहीं करे ऐसे बिना गेहूं वाले, बिना पाम ऑयल वाले, कोल्ड प्रेस, कच्ची घानी के सिंग तेल के खाखरे मार्केट में तो नहीं मिल रहे। लेकिन आपको चाहिए तो वो हम उपलब्ध कराएंगे। वो आपके पास होगे तो क्या मार्केट का खाखरा कोई लेने जाएगा क्या? कोई नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन हो गया कि भी ये अच्छी चीज है, उनको पता चल जाएगा। तो अकेले खाखरा की बात नहीं है, खाने पीने की कई चीजें ऐसी है जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। आप उसका भी अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो। कंसल्टेंसी के साथ साथ आप लेक्चर ले सकते हो, पब्लिक के लिए सारी चीजें उपलब्ध करा सकते हो। अच्छा, जो लोग बीमार है, बीमार लोगों के लिए टिफिन भी आप सप्लाई कर सकते हो। एक दो व्यक्ति रख देने के, जो रसोई का काम करते हो, उन लोगों को, उन लोगों के पास 5 चीजें बनवानी है आपको रसोई में, टिफिन में, ज्यादा नहीं बनानी है। जो इसका भी, आप कोई भी बीमार व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार की बीमारी वाला व्यक्ति हो, तो आपको सिर्फ 5 कटोरी वाला टिफिन बना के उसको देना है। एक कटोरी में हरी पत्नी पत्तियों की चटनी होनी चाहिए। एक कटोरी में अंकुरित मूंग या तो पानी में भिगोए हुए नट्स होने चाहिए पूरी रात। दूसरी तीसरी कटोरी में आपको सलाद या तो सीजन का फ्रूट होना चाहिए। चौथी कटोरी में सब्जी पकाई होनी चाहिए। और 5वीं कटोरी में गेहूं चावल के अलावा कोई भी अनाज की आइटम होनी चाहिए। बस ये 5 चीज आप दे दो। और लास्ट में छोटा सा छाछ का पैकेट, 10 रुपये वाला या 5 रुपये वाला, या तो उनको घर पे ही बोल दो कि भी एक कटोरी छाछ पी ले ताजी। 2 टाइम यही भोजन करे वो। ये दो 2 टाइम ये फूड डिश खाने वाला बीमार है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी। धीरे 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 अपने आप वो अपने शरीर में से सारी समस्या से बाहर आ जाए। एक टाइम उसको उपवास करने के लिए बोलना है कि भाई सुबह से दोपहर तक नहीं खाना है, लंच भी ये टिफिन खाना है, डिनर भी यही खाना है। आप चाहे तो वो आपके आसपास में जितने लोग बीमार हैं उन लोगों को ये लंच और डिनर दोनों का टिफिन सेवा भी आप दे सकते हो। तो ये योगाहार केंद्र के नाम से आप गाइडेंस दे सकते हो, फूड सप्लीमेंट दे सकते हो, खाने पीने की चीजें दे सकते हो, और टिफिन सेवा दे सकते हो। और इसके साथ बीमारियों के लिए जो उपयोगी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स,
वो भी आप दे सकते हो अलग अलग प्रकार की। जैसे एनिमा है, जूस निकालने की छन्नी है, पेट साफ करने के लिए जो एनिमा नहीं ले सकते उसके लिए मल शुद्धि गोली होती है, तो वो दे सकते हो। हरी पत्तियों की ताजी चटनी नहीं बना सकते उनके लिए हरी पत्तियों का पाउडर रेडीमेड होता है। डायबिटीज वालों के लिए हर्बल पाउडर होता है। बीपी वालों के लिए टॉनिक होता है। जॉइंट पेन वालों के लिए बबूल की फली की गोली होती है। ये सब, ओबेसिटी वालों के लिए वेट लॉस की गोली होती है। ये सब प्रोडक्ट ये तो है ही, क्योंकि जो बीमार है वो भोजन बदलने वाले नहीं है। हाँ, 100 लोग बोलो को आप बताओगे तो 10 लोग भोजन बदल के अपने शरीर को ठीक कर लेंगे, लेकिन 90 लोग क्या करेंगे? साहब पाउडर दे दो, साहब गोली दे दो, मैं खा लूं। तो बीमार लोगों के लिए रेडी टू यूज प्रोडक्ट आपको दे देनी है। और जो नई बच्चों के जो नए नए पेरेंट्स हैं, जिसके बच्चे प्री प्राइमरी और स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो जागरूक जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट से लेंगे, खुद अपने खुद के लिए और अपने बच्चों को हेल्दी प्रोडक्ट देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप अपनी ही शॉप में तेल, कोल्ड प्रेस तेल का मशीन रख सकते हो। 20,000 25,000 का मशीन आता है। अंदर सिंग दाना डाल दिया, तेल निकल गया। हफ्ते भर का तेल 1 किलो ले लिया। दर हर हफ्ते वो तेल आके ताजा ताजा तेल ले जाए क्लाइंट। क्योंकि डब्बे का जो तेल आता है उसमें तो बेरसेर आएगी। अच्छा, सही गलत है कैसे पता चलेगा? उसको चेक करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, भरोसा कोई करेगा नहीं। तो ताजा उसके आंखों के सामने तेल निकले, ले जाए। अच्छा, तीनों टाइम पकाया खाने वालों के लिए शरीर को एसिडिटी से बचाने के लिए अल्कलाइन मशीन चाहिए। तो अल्कलाइन पानी का मशीन भी आप सेंटर पे रख सकते हो। हाँ, 2-2 लीटर 5-5 लीटर के, हाँ, आप जग भर के लोगों को अल्कलाइन पानी दे सकते हो। अल्कलाइन पीने के भी लाभ बहुत होते हैं। इसके अलावा बॉडी स्कैनिंग के लिए आप मशीनें रख सकते हो। क्वांटम मैग्नेटिक एनालाइजर, बॉडी चेक करने का मशीन आता है। 15,000 के आसपास का मशीन, 10-15 हजार का मशीन होता है। पूरी बॉडी को स्कैन करके दे देता है, करीब शरीर की सारी सिस्टम्स चेक करके दे देता है। और बीमार है तो उसके कोई ना कोई सिस्टम में गड़बड़ी तो दिखेगी ही रिपोर्ट में। अब वो गड़बड़ी उनको अपनी बीमारी जब पता चलेगा, मशीन दिखाएगा, तो वो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रोडक्ट लेगा ही। ये मशीन में कोई खर्चा नहीं है, आपको मुफ्त में रिपोर्ट करके दे देना है। मुफ्त में रिपोर्ट दोगे तो खुश हो जाएगा, अरे मेरी पूरी बॉडी चेकअप कर ली। अब मेरी समस्या जो थी उसके बारे में जो प्रोडक्ट चाहिए वो मुझे एडवाइस दे दी उन्होंने। तो ये सब चीजें ले सकते हैं। कॉलेज में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आप वेगन या तो अ, बिना केमिकल बिना प्रिजर्वेटिव वाले फ्रोजन प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम से लेके फ्रोजन डिजर्ट तक की प्रोडक्ट आप रख सकते हो अपने ही स्टोर में। हाँ, तो इतनी सारी चीजें आप सर्विस में दे सकते हो कि आने वाला व्यक्ति अपने घर के लिए अच्छी खाने पीने की चीजें तो ले जाए, साथ में अपने शरीर की चेकअप भी करा के जाए, और शरीर में क्या समस्या है वो भी जानकारी लेके जाए, और बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए वो भी मार्गदर्शन लेके जाए। अब इतनी सारी फैसिलिटी देने वाला सेंटर आपको दुनिया में कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं है। अच्छा, समय जब जब मिल जाए तो आप सेमिनार कर सकते हो, सोसाइटियों में बहने को इकट्ठा करके कर सकते हो, स्कूलों में जाके पेरेंट्स के लिए कर सकते हो, कॉलेज में जाके बच्चों के लिए सेमिनार कर सकते हो। जहां मौका मिल जाए वहां आप जा सकते हो। फैक्ट्री में जा रहे हो तो मजदूरों के लिए बात बता सकते हो। आप खुद तो हेल्दी रहो, लेकिन लोगों के लिए हेल्थ के बारे में इतना सारा काम आप कर सकते हो। जिसको करना है उनके लिए बहुत काम है। तो हमारा जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, ये आज नहीं तो कल उसका नाम होने वाला है। और अब तो यूनिवर्सिटी
ने हमारे सब्जेक्ट को स्वीकारा है। पहले तो ऐसा था कि भी कौन इंस्टीट्यूट उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन अब जाके तो कोई समस्या नहीं है। हम तो ऐसा सोचते हैं कि भाई आप लोग यही सब्जेक्ट के ऑफलाइन क्लास चलाओ अपने ही इलाकों में, लोगों को रूबरू बुलाओ, पढ़ाओ, उसका सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से दिलाओ। हाँ। और ये क्लास चलाने के लिए सीईडी के साथ आप टाई अप करोगे तो सीईडी वो आपका मेहनताना से लेके पढ़ने वाले बच्चों का खर्चा भी सरकार देगी आपको। तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी तभी काम लगेगी जब आप पूरे सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक के ऊपर आप कुछ बोल सको, आप बोल सको, सामने वाले का माइंड वॉश कर सको। इतनी एक्सपर्टाइज तो चाहिए आपको। और आप में से ही लोगों को निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेला तो कितनी जगह लेक्चर दे पाऊंगा। हाँ, पूरी टीम तैयार करनी पड़ेगी, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जिस तरह योगा टीचर्स लोगों ने 2-2 3-3 महीने योगा आसन के प्रैक्टिस कर करके अपने आप को काबिल बनाया है, इसी तरह आपको हर टॉपिक के ऊपर लेक्चर देने की प्रैक्टिस करके आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। यहाँ शारीरिक श्रम कुछ नहीं है, सिर्फ आपको हर टॉपिक को कैसे डिलीवर करना है सिंपल लॉजिक के साथ, ये आपको सीख लेना है। हर बीमारी क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो आपको दिखाने हैं कि भाई बीपी क्यों हुआ, उसके पीछे कितने कारण हैं, किसको आप बीपी कहोगे, उससे बाहर निकलना है तो क्या करना चाहिए, कौन से रास्ते चलना चाहिए, ये सब आपको एक एक करके सब दिखा दोगे तो सामने वाला कन्विंस हो जाएगा कि भाई मेरी खुद की गलतियों से मुझे समस्या है, उसी में से बाहर निकलना है। तो डॉक्टर तो कुछ करोगे नहीं, आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, उनको खुद को करना पड़ेगा, उनको खुद को यही रास्ते चलना पड़ेगा। अपना काम है एडवाइस देना, उसकी समस्या क्यों हुई है उसके बारे में सिखाना, बताना, बस। यहाँ नहीं आपको कोई दवा देनी है। आप दवा दो, इसको साइड इफेक्ट हो जाए तो उसकी समस्या है, लेकिन दवा तो कोई है नहीं। जो भी चीज होगी फूड सप्लीमेंट होगी, खाने पीने की चीजें होगी, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो अब हमारे लेक्चर में जो लेक्चर्स बाकी रह गए हैं, जो समय, उसमें हमको ये सब सीखना है। कौन से मशीनों का उपयोग कैसे करना है, खाने पीने की चीजों में हम लोगों को क्या ऑप्शन दे सकते हैं, बच्चों के लिए क्या ऑप्शन दे सकते हैं, बीमार लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूर लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। हाँ। तो सेंटर कैसे खड़ा कर सकते हो, इसमें सरकार की भी सहायता मिलती है, तो उसमें के रास्ते भी हम आपको बताए कि भी इस तरह आप करोगे तो इसमें सरकार का भी हेल्प मिल जाएगा। लेकिन आपको अपने इलाके में खुद ही ऐसे एक अपना खुद का सेंटर, योगाहार केंद्र अपना होना चाहिए। सब लोग योगाहार केंद्र कर पाएंगे ऐसा नहीं है। कई लोगों को प्रोडक्शन में इंटरेस्ट होगा, कई लोग टिफिन सेवा दे के पैसा कमा सकते हैं, कई लोग बल्क प्रोडक्शन करके उसका लोगों को सप्लाई करके काम कर सकते हैं, कोई मशीनों पे काम कर सकता है, कोई सिर्फ लेक्चर का एक्सपर्ट बन जाएगा तो उसका काम लेक्चर लेना ही रह जाएगा। हाँ, वो लेक्चर से ही फ्री नहीं पड़ेगा। तो आपकी अपनी जो स्थिति है उसके हिसाब से आपको अपना रास्ता चूज करना है। आपके पास अपनी खुद की जगह है तो सेंटर के बारे में सोचो, नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिनके पास अपनी जगह हो और वो जगह आपके साथ शेयरिंग के, प्रॉफिट के शेयरिंग के बेस पे आपके साथ काम करे, आपको वो सेंटर बनाने के लिए दे दे। तो आपको किराए का हर महीने टेंशन नहीं रहेगा।
तो ब्रेक इवन का टेंशन नहीं रहे, खुद ही संभालने का सेंटर, पगार की भी समस्या नहीं आए। जो सेंटर आप चालू करो इसमें सरकार का उपयोग करके जितना भी इन्वेस्टमेंट मशीन का है वो मशीनों का पैसा निकल जाए। हाँ, लोड ही नहीं रहे आपको, इस तरह का आयोजन करके करो, वो सब आपको गाइड हम करेंगे। और आप जहाँ वो सेंटर करते हो उसके आसपास के 1 किलोमीटर के अंदर जितनी भी सोसाइटियां हैं वो सारी सोसाइटियों में जा जाके उसके सेक्रेटरी चेयरमैन लोगों को बातें बता के कि भाई एक छोटा सा बहनों का सेमिनार हमको करना है, वो कौन सी गलती रसोई में करते हैं, वो रसोई में होने वाली गलतियां हम दिखाना चाहते हैं जिसके कारण वो अपने फैमिली में बीमारी आई है तो निकाल सके, बच्चों को बीमार पड़ने से रोके। बस इतनी बातें के लेक्चर्स आपको लेने जाना है। और आपके लेक्चर्स लेंगे, फिर आपको पर्सनल मिलना है तो कहाँ आना है, तो आपके सेंटर पे आपको आके मिले। वहां आएगा तो ये सारी चीजें देखेगा, अल्कलाइन पानी मिल रहा है, बच्चों के लिए वेगन आइसक्रीम मिल रही है, नो केमिकल नो प्रिजर्वेटिव, नाश्ते भी बिना फ्राई किए हुए, बिना पाम ऑयल वाले, नेचुरल चीजें मिल रही है। बीमारी के बारे में प्रोडक्ट्स भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा उसकी बॉडी का पूरा चेकअप हो जा रहा है, बिना खर्चा बिना पैसा। तो लाइन लगेगी आपके वहां सब, आप सिर्फ इतना लोगों को पता चलेगा, अरे वो पूरा बॉडी चेकअप करते हैं बिना पैसा, लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे आपके वहां, खर्चा कुछ नहीं है। हाँ, तो ये सब एक साथ आप सर्विस दोगे तो मैं नहीं मानता कि आपका सेंटर नहीं चले, धूम मचाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि 5-10 ऐसे सेंटर लाइव हो जाए पहले, लोग उसको आके देखे, तो जैसे जिस तरह बाबा रामदेव के पतंजलि के स्टोर की पूरी श्रृंखला हुई है ना, इसी तरह हमारे योगाहार की पूरी हो सकती है। क्योंकि इतनी फैसिलिटी कौन देगा, कहाँ मिलेगी, कहीं से नहीं मिलेगी। तो ये सब हम साथ में रह के कर सकते हैं, मेरे पास नॉलेज है, मेरे नॉलेज का उपयोग करके आप आगे बढ़ सकते हो। आप चलना आपको पड़ेगा, क्योंकि मैंने मेरी पूरी जिंदगी नॉलेज इकट्ठा करने में ही खपा ली है। अब मैं 60-59 का चल रहा है मेरा, तो मैं कोई बड़ा बिजनेस का साम्राज्य नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन आप लोगों को हेल्प जरूर कर सकता हूँ। और आप लोग जब समाज में ये काम करोगे तो उसका पुण्य का तो हकदार मैं बनने वाला ही हूँ, वही मेरा प्रॉफिट है। ठीक है। तो समाज की जो बर्निंग समस्या है इसमें सबसे पहले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले और मजदूर लोग, और जो सीनियर्स है वो जो बीमार है, उन लोगों के लिए बड़ी समस्या क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि उनको आधा से ज्यादा कच्चा खाना पड़ेगा। अब बुजुर्ग व्यक्ति आपकी बात सुन के घर जाके अपने बेटे की बहू को बोलेगा कि मुझे ये मेरा भोजन इस तरह का अलग बना के दे दो, तो आपको क्या लगता है कोई बेटे की बहू उनको बना के देगी क्या? वो अपने झमेले में फंसी है, हाँ, अपने घर वाले और बच्चों में अड़ोस पड़ोस में फंसी हुई है। हाँ, अपना खुद का काम पूरा नहीं कर पाती है, वो भी काम वाली रखती है, रसोई वाली रखती है, बर्तन वाली अलग रखती है, कचरा पोता वाली रखती है। वो क्या खाक करके देगी उनके वडीलों को? तो उन लोगों के लिए भी ये इस तरह का भोजन तैयार करके कम्युनिटी किचन की आवश्यकता हर सोसाइटी, हर इलाके में जरूरत पड़ेगी। आप उसके ऊपर भी बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी जो है, बिजनेस किस तरह किया जाए, रिस्क कैसे कम किया जाए और अपना बिजनेस अच्छी तरह चले, उसके लिए आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी,
आपको अकाउंटिंग का समझ होना चाहिए, आपको टैक्सेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये सब नॉलेज आपको साथ साथ में जरूरी है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारी जो 2 बैच चल रही है योगाहार की, लकुलिस की, और 2 बैच ऑलरेडी हो चुकी है इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी की, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो सब मिला के 350, 300 से 400 लोग हैं। इन सब लोगों के लिए सीडी के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन हम रखेंगे, जिसमें आपको मार्केटिंग कैसे करना है, सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है, हाँ, अकाउंटिंग के बारे में कैसे देखना है, हाँ, ब्रेक इवन कैसे आए उसके बारे में। तो ये सारा टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाए, आप सारे सब बातों का एक्सपर्ट बन जाओ। क्योंकि आप हर बात के लिए आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे ना, तो लोग आपको उल्लू बना के जाएंगे, और कम काम करेंगे, ज्यादा पैसा आपके पास से वसूलेंगे। हम खुद ही वन मैन शो की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन वो तब हो सकता है जब आपको सबका नॉलेज होगा तब। हाँ, सब सीखना पड़ेगा। जब इतना सीख लिया है तो 10-15 दिन का ये भी सीख लेने का। और आप सीईडी का, मान लो प्रोग्राम हमारा सेट हो जाता है, तो ये ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। और ये सर्टिफिकेट लेके आप कोई भी बैंक में जाओगे तो आपको बैंक वाला, हाँ, लोन देगा ना, लेकिन वो भी सब्सिडी के पात्र मिलेगी आपको। आप उसके लिए एबिलिटी आपकी हो जाएगी, एबिलिटी हो जाएगी। तो हम ऐसे ही प्रयत्न में हैं लकुलिस के साथ बात करके। आप लोग योगाहार केंद्र शुरू करो। आप अकेले नहीं कर सकते हो तो आपके इलाकों के आसपास में रहने वाले 2-3 या 5 लोगों का ग्रुप इकट्ठा करके आप जॉइंट वेंचर करो, एक दूसरे को मिलके अपने अपने काम की जो एक्सपर्टाइज है उसको बांट लो। जो लेक्चर्स का एक्सपर्ट हो लेक्चर दे, कोई स्टोर चलाने का एक्सपर्ट है तो वो करे, कोई बॉडी स्कैनिंग का या सब मटेरियल कौन सी बीमारी में क्या देना चाहिए उसके ऊपर कंसल्टेंसी करना चाहे तो वो भी काम संभाले, एक व्यक्ति मार्केटिंग का काम करे। इस तरह आप 3-4 लोगों की टीम बनाओगे ना, तो आपके इलाके में अद्भुत तरीके से वो काम हो सकता है। ठीक है। तो सिर्फ योगाहार का कोर्स का नॉलेज लेके बैठ जाने से काम होगा नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सोसाइटियों में जाना पड़ेगा, सेमिनार अरेंज करने पड़ेंगे, आपको कुछ बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोल पाओ तो हमें बुला देना, हम आके 1-2 बार लेक्चर ले लेंगे। हम जिस तरह बातें करेंगे वो सुन के आपको भी उसी में से सीखना, और आपको खुद को ये बोलने की सीख प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरह योगा टीचर्स लोग योग दूसरे योग टीचर को देख देख के आसन प्राणायाम करने सीख जाते हैं, इसी तरह हमको ये सब सीख लेना है। और इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस से कोई चीज ऐसी नहीं होती है जो जो आप नहीं कर पाओ, अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। तो बर्निंग इश्यूज जो है उसके ऊपर हम पहले लेक्चर्स ले लेंगे, फिर भी बीमारी के ऊपर, पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर पेशेंट को कैसे उसको तैयार करना है, उसको हमारी बातें के ऊपर कन्विंस करना है, ये दो। और बाद में आपको सेंटर्स के बारे में क्या क्या हमें हेल्प कर सकते हैं उसके ऊपर। तो अब हमारा जो जितने भी लेक्चर्स आएंगे ये इसके ऊपर चलेंगे, आपके लिए बहुत महत्व के रहेंगे। तो जो लोग ये लेक्चर से अटेंड नहीं कर पाते हैं उन लोगों को खास आप बोल लेना कि भाई आपके लिए जो हमने मेहनत की है
वो पानी में न जाए, व्यर्थ न हो जाए, इसके लिए आप मानसिक तैयार हो जाओ। ठीक है। तो 1.25 घंटा हो चुका है। एक दो बर्निंग इश्यू जो है, पहला जो मैंने आपको बताया, छोटे बच्चों में माल न्यूट्रिशन। कोई भी स्कूल में जाओ, गांव में जाओ, सबको पता है कि कुपोषित समाज है। बच्चों के पेरेंट्स की आपको मीटिंग या तो सेमिनार रखने पड़ेंगे। उसके लिए आपको प्री प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल्स को मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। वो लोग तैयार हो जाए तो उनके ही बच्चों के पेरेंट्स की मीटिंग रखवाए, और पेरेंट्स की मीटिंग में आपको बच्चों के ऊपर ही बातें करनी है। तो बच्चे कुपोषित कब होते हैं, क्यों होते हैं, बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी छोटी छोटी बातें आपको लॉजिक के साथ बतानी पड़ेगी। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि सबसे ज्यादा आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कौन लेगा पता है? जो नए नए शादी की है और नए नए बच्चे पैदा किए हैं, यही लोग आपको सबसे ज्यादा सुनेंगे। क्योंकि उन लोगों के लिए अपने बच्चे की हेल्थ जितनी मायने रखती है ना, शायद दुनिया की कोई दूसरी चीज मायने रहेगी। और ये जो नए पेरेंट्स है ना, वो सारे गूगल वाले हैं। ये गूगल या पेरेंट्स हैं। आपकी बातों पे ऐसे सीधी स्वीकार नहीं करेगी। उन लोगों को सारी बातें आपको लॉजिक के साथ, साइंस के साथ बतानी पड़ेगी, तो अब जाके वो मानेंगे। और एक बार आपकी बात उनके माइंड में आ गई कि यही सही है, तो पूरी जिंदगी उनके बच्चा की शादी ना हो जाए तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। और उनके बेटे की शादी होगी ना, तो वो भी वो बोलेगी कि ये साहब की आप ट्रेनिंग ले लो। क्योंकि जो नए नए होते हैं ना, वो लोगों में क्यूरियोसिटी बहुत होती है। मुझे अच्छा बच्चा पैदा करना है, पहली बात तो वो आएगी, मेरा तंदुरुस्त बच्चा कैसे पैदा हो। तो उन लोगों को आदि व्याधि और उपाधि सबके बारे में उनको बता देना पड़ेगा आपको। हाँ। ये जो गूगलिया लोग हैं ना, वो लोगों को, वो धर्म में नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म में नहीं मानते हैं, धार्मिक विधि विधान में नहीं मानते हैं। तो उन लोगों को ये सब बातें बतानी पड़ेगी। तो हर मनुष्य का जीवन धर्म के साथ जुड़ा है। दुनिया के हर एक धर्म में जो बेस बनाए हैं धार्मिकता के लिए, हाँ, वो है प्रेयर, दूसरा है चैरिटी, और तीसरा है फास्टिंग। ठीक है। तो ये हर धर्म का उद्देश्य है, उसका फाउंडेशन है, वो उन लोगों को बताना पड़ेगा। इसके साथ धर्म के जितने धुरंधर हो चुके हैं, जो अवधूत जगत के लोग, हाँ, उन लोगों के बारे में भी बातें बता के उन लोगों को थोड़ा अवेयर करना पड़ेगा। फिर आगे जाके पुनर्जन्म की बातें उनको बतानी पड़ेगी। उन लोगों को ये भी पता चल जाना चाहिए कि आपके घर जो बच्चा आएगा, वो आपका फैमिली का एटमॉस्फेयर देख के आने वाला है। हाँ। तो उन लोगों को, जो जिन लोगों के एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ऐसे लोगों के, जैसे गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा, उनकी हिमालय यात्रा के बारे में, हाँ, आप एक योगी की आत्मकथा, हाँ, महर्षि योगानंद का पुस्तक जो है उसके बारे में आप बता सकते हो। लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के स्थापक के गुरु की जो पुस्तक थी, मेरी गुरु परंपरा, आप उसके बारे में उसके एग्जाम्पल देके लोगों को बता सकते हो। और आप कुछ न बताओ ना, नीम करोली बाबा की बात करोगे ना, नीम करोली बाबा तो
सब में। अच्छा, नीम करोली के चेले कौन हुआ हुआ करते थे? एप्पल का स्टॉव जीव्स, जो एप्पल का सीईओ था, वो खुद नीम करोली का चाहक था। अच्छा, जो फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग भी इंडिया आया था पिछली बार, तो वो भी नीम करोली बाबा के स्थानक के ऊपर वो गया था। तो नीम करोली बाबा राम के भगत थे। अरे, हनुमान जी के, हनुमान जी राम के भगत थे। ठीक है। और ये गूगलिया लोग राम को मानते नहीं है, और वो गूगलिया लोग एप्पल को मानते हैं। तो एप्पल का सीईओ नीम करोली के चेले थे। तो हाँ, पूरा चक्र घूम के वहीं आके खड़ा हो जाएगा। फिर उसको पता चलेगा कि भी मेरा जो आदर्श है, फेसबुक वाला है, एप्पल वाला है, तो वो नीम करोली बाबा के चरणों में पड़ते हो, तो फिर मुझे उनको मानने में क्या दिक्कत रहेगी? तो ये लोगों को पता नहीं है उनके बारे में। तो आपको धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म क्या है, किसके लिए है, कौन से उम्र के स्टेज में उसके अंदर क्या क्या विचारों में परिवर्तन आना चाहिए, ये भी बात आपको बोलनी पड़ेगी। क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको करेंसी में इंटरेस्ट नहीं है, उनको खिलौनों में इंटरेस्ट है। अच्छा, जब बच्चा जुआन हो जाएगा तो उसको लड़की में इंटरेस्ट रहेगा, लड़की को लड़के में इंटरेस्ट रहेगा। अच्छा, गृहस्थी संभाल लेगा तो उसके अपने बच्चे में इंटरेस्ट रहेगा, अपनी फैमिली में इंटरेस्ट रहेगा। गृहस्थी खत्म हो जाएगी तब उसके सोच में बदलाव आएगा। 50 साल का हो जाएगा तो धर्म की ओर देखने लगेगा, फिर उसके सोच में वो चेंज आ जाना चाहिए। हाँ, तो फिर 50 के बाद उसको वानप्रस्थ जिंदगी में क्या करना है वो भी उनको सिखाना पड़ेगा। तो उनको पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास 50 साल ही है, 50 साल में मैं अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाऊँ, किस तरह बड़े करूँ, जिसके कारण उनके जमीन में समस्याएं नहीं आए, और अपने ही पूर्वजों का आशीर्वाद उसको मिले। उसके लिए धर्म ने जो जो चीजें बताई है वो चीजें भी उनको बतानी पड़ेगी। क्योंकि ये सब बातें आप आसानी से उन लोगों को डिलीवर कर पाओ, वो बहुत जरूरी है। आप जब डिलीवर कर पाओगे ना, तो आपके प्रति उन लोगों का भाव बहुत बढ़ जाएगा। और कई एग्जाम्पल देके आप उसको कन्विंस कर सकते हो। ठीक है। और साथ साथ में आदि, व्याधि और उपाधि तीनों के बारे में बातें बता के, जीवन में समस्याएं ना आए, कितना होना चाहिए, संतोष क्या है, जो अपनी ताकत है वही करना चाहिए सब। अ, तो मानसिकता, मैंने शायद लेक्चर में आपको बताया होगा, एक जनरल पब्लिक होती है जो कॉमन मैन की तरह सोचती है। वो सिर्फ दिखावा, जो दिखता है उसी को ही न्याय मान के वो गलत व्यक्ति को भी आ, जिम्मेदार मान लेता है घटना के पीछे। दूसरे पढ़े लिखे लोग बुद्धिशाली होते हैं, वो समस्या के पीछे के सच कारण को ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि वो कारण पता चलने से वो अपने जीवन में ऐसी समस्या आने से रोक सकता है। और तीसरे लोग होते हैं जो है जीनियस, समस्या खड़ी ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो समस्या पैदा ही नहीं हो जीवन में, इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर सोचते हो ऐसे जीनियस लोग। आप लोगों को जीनियस की कैटेगरी में रहना है, लोगों को इस तरह बातें सिखानी है कि आप समस्या पैदा ही नहीं होने दो। आपके बच्चे छोटे हो तब से, हाँ, पढ़ने में होशियार होने चाहिए, हेल्थ में अच्छे रहने चाहिए। तो बच्चे भी अच्छे पैदा करने के लिए आपको धर्म का सहारा लेके क्या करना चाहिए, ये सब एडवांस में आपको बताना पड़ेगा। तो एक आप, बच्चे पैदा करने से पहले से लेके, बुजुर्ग हो जाए व्यक्ति तब तक उसको किस तरह जीवन जीना है, वो सारी बातें आप सिखा सकते हो। इसके साथ भोजन क्या लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, किस तरह लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना हो है आपके पास, कितना है। मैं तो मानता हूं कि हमारे पास जितना नॉलेज है, मैंने जो आपको दिया है, शायद दुनिया का कोई धर्म गुरु भी इतना नॉलेज आपको दे पाएगा। अब मेरी तरह आप भी इतनी बातें बताने की कैपेसिटी में आ जाओ, क्या जरूरत पड़ेगी आपको फिर?
आप जहां जाके खड़े हो जाए वहां के लिए, उनके लिए आप कुछ न कुछ दे के आ सकते हो। लेकिन ये सब तब होगा जब आपका माइंड जीनियस की तरह सोचता रहेगा। समस्या के मूल तक जाने की आपकी वृत्ति हो जानी चाहिए। तब तक नहीं, आपका माइंड तभी चलेगा। क्योंकि कोई भी समस्या है ना, तो आपको समस्या का समाधान बाद में आपके माइंड को ढूंढने ढूंढना है। समस्या के समाधान पे आपको सोचना नहीं है। पहले आपको सोचना क्या चाहिए, समस्या क्यों खड़ी हुई। बस इतना ही चेंज आपको रखना है। कोई किसी भी प्रकार की, चाहे शरीर की समस्या हो, समाज की समस्या हो, हाँ, बच्चों की समस्या हो, कॉलेज वालों की हो, बुजुर्गों की हो, किसी की भी समस्या, जो भी समस्या है उसके समाधान पे माइंड बाद में चलाना है। पहले माइंड चलाना है समस्या क्यों खड़ी हुई। और लोगों को जब समस्या क्यों खड़ी हुई उसके बारे में आप बताओगे ना, तो समाधान उन लोगों को अपने आप मिल जाएगा। आपको समाधान बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी एक्सपर्टाइज समस्या क्यों खड़ी हुई है उसके ऊपर एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। बीमारी क्यों खड़ी हुई है वो जानकारी होगी तो बीमारी के रास्ते आसान हो जाएंगे। जब तक बीमारी क्यों खड़ी हुई है वो पता नहीं है, तो आपको अंधेरे में तीर ही मारना है। एक बार ये दवाई दी थी, एक बार एक करवाया, दूसरी बार ये करवाया। हाँ, ये डॉक्टर जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं ना। क्योंकि समस्या की जड़ तक नहीं जाते, समस्या क्यों खड़ी है उसके ऊपर कभी सोचते नहीं। तो समस्या के मूल तक जाना ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक बार आपको मूल पकड़ में आ गया कि भाई ये इस कारण ये समस्या है, फिर समाधान आसान हो जाता है। तो आप अपने सेंटर पे, कंसल्टेंसी ऑफिस में इस तरह आप लोगों को समस्या की मूल तक ले जाके लोगों को आपकी ओर खींच सकते हो। और समस्या को डिटेक्ट करने के लिए थोड़ी सुविधाएं रख लो। जो मशीनें अभी आसान हो गया है, टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग हो रहा है, तो ये सब उपयोग करके लोगों को आप कन्विंस कर सकते हो। ठीक है। तो आदि व्याधि और उपाधि ये तीनों सब्जेक्ट के ऊपर हमने पूरे योगार कोर्स के ऊपर बातें हमने की है। ठीक है। तो सबसे पहले आपके या किसी भी व्यक्ति के फैमिली में जो व्यक्ति आता है, चाहे बच्चे के रूप में आता हो, चाहे बहू के रूप में आता हो, चाहे पड़ोसी के रूप में आता हो, ये सब हर व्यक्ति के अपने कर्मों के हिसाब से होता है। ये बात तय है। किसी को ऐसे कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये सब आपको अब भविष्य में अच्छा मिले, इसके लिए आपको धर्म का जो फाउंडेशन है, जो तीन चीजें बताई है, उसके ऊपर लग जाना चाहिए। हाँ। पहला है, आप अपने ही इष्ट देव का सुबह सुबह में उठ के, अच्छा, समय बचाने का भी मैंने आसान तरीका आपको बताया है। क्योंकि आप, हम ऐसा मानते हैं, पूरी दुनिया ऐसी मानती है कि 24 घंटे में 8 घंटा सोने के लिए चाहिए, 8 घंटा अपने धंधे के लिए चाहिए, और 8 घंटा अपने फैमिली के लिए चाहिए। ये सब लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ धर्म के लिए 1 मिनट भी आपके पास बचती नहीं है। रियल में आपकी जीवन में जो भविष्य में जो समस्याएं आ रही है, वो आज तक के आपके कर्मों के हिसाब से आ रही है। तो ये आदि की समस्याओं से बचने के लिए भूतकाल में हुए आपके कर्मों का जो फल आपको भुगतना है, वो कर्मों का फल
हाँ, फिक्स हो चुका है आज तक के कर्मों के हिसाब से। अब जो फिक्स हो चुका है उसको थोड़ा कम करना है, उसका कर्म का इंटेंसिटी कम करनी है, या तो कर्म फल में से बाहर निकलना है, तो आपको अभी से पहले समय का सेविंग करना शुरू करना पड़ेगा, समय की बचत। और वही समय की बचत आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए खर्च करनी पड़ेगी। यानी आपके इष्ट देव की नाम स्मरण, जप, जप जप का स्मरण करना है, माला घुमाना है, सेवा पूजा देवा दिया बत्ती करना है, यज्ञ हवन करना है। ये समय आपको निकालना पड़ेगा। अब लोग क्या करते हैं, 2 घंटा मजदूरी करते हैं, कसरत करते हैं, सब करते हैं। अब 2 घंटा कसरत करने वाला 3 टाइम खाता है। अब 3 टाइम खाने वाले को 3 टाइम का भोजन पाचन करने के लिए 8 घंटे की नींद चाहिए। अच्छा, 2 घंटा मजदूरी की है तो शरीर थक जाता है, तो उसके लिए भी नींद चाहिए। तो आपकी 8 घंटा फिक्स हो जाती है। अच्छा, आप इसकी जगह 2 ही बार खाओ। अच्छा, एक बार टोटली अल्कलाइन भोजन खाओ जो डाइजेशन करने के लिए आपको नींद ज्यादा आवश्यक ही नहीं रहे, तो आपके नींद के घंटे बच जाएंगे, शरीर आसानी से पाचन कर पाएगा, आपको कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ज्यादा ओवर ईटिंग करना नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा नींद नहीं चाहिए। तो आपकी जो 8 घंटे की नींद है उसमें से कम 3 घंटा आप बचा सकते हो। अब 3 घंटा आपके बच जाए तो वो 3 घंटा आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ईश्वर की सेवा पूजा के लिए काफी है। तो आपके पिछले कर्मों का हिसाब जो भगवान आपको देने वाला है उसमें कटौती हो सकती है। जो सजा आपको मिलने वाली थी वो सजा आपकी कम हो सकती है। आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। आपके घर में आने वाले नए बच्चे हो, बेटे की बहू हो, तो फिर आप भगवान की ओर जाओगे, ईश्वर को आप साथ में लेके चलोगे। आप जो कर रहे हो उसके लिए कर रहे हो, उन्हीं ने दिया हुआ ही काम आप कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अपना स्वार्थ का जो भाव है, मैं कर रहा हूं, मैं हूं, मैंने किया, ये सब जब निकल जाएगा तो ईश्वर आपके सामने देखना शुरू कर लेगा, और आपके वहां आपका ऐसे लोगों के साथ मुलाकात कराएगा। आपके घर में आने वाले अड़ोस पड़ोस से लेके, बहू से लेके बेटे नए जन्म लेंगे, वो सब आपको हेल्प करे, आपको मदद करे, इसी तरह ही के लोग आएंगे। आपके कर्मों का फल कटना शुरू हो जाएगा। तो समय का बचाव सबसे पहले प्रायोरिटी है। तो एक बार उपवास करो, एक बार कच्चा खाओ, एक ही बार पकाया खाओ, आपको मजदूरी बच जाएगी, शरीर थकने से बच जाएगा, आपकी नींद कम से कम 2-3 घंटा आपका बचत हो जाएगा। अब ये बचत हुए समय को आप अध्यात्म की ओर खर्च करना शुरू कर लो। आपकी आधी की समस्या यहीं से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप एक टाइम कच्चा खाओगे, एक टाइम उपवास करोगे, एक टाइम पकाया खाओगे, चबा चबा के रस करके खाओगे, तो व्याधि आने वाली ही नहीं है, और आ गई है तो वो अपने आप चली जाएगी। तो व्याधि की समस्या में खत्म हो गए। अब उपाधि, अब जब आप ईश्वर की ओर चल गए हो, आपका भोजन सात्विक हो चुका है, तो आपके स्वभाव में संतोष आ जाएगा। आप मोह माया लोभ लालच के पीछे भागोगे ही नहीं। अब जो लोग पैसों के चक्कर में भागते हैं, जो जीवन में साथ आने वाले नहीं हैं, दूसरे जन्म में ले जा नहीं सकते, उसके पीछे भागने वालों के जीवन में ही उपाधियां है। तो उपाधि खुद खड़ी करते हैं लोग। अब आप उपाधि खड़ी करोगे ही नहीं, नहीं, जो है उसमें से बाहर निकलने का प्रयत्न चालू हो जाएगा। तो क्या आपके जीवन में आदि व्याधि उपाधि तीनों में से क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। सब में से आप बाहर, आप संसार में रहते हुए भी सन्यासी से अच्छी तरह जिंदगी जी पाओगे। इस और क्या चाहिए आपको? और लोगों की भलाई का काम कर पाओगे, उसका भी फायदा मिलेगा, प्रॉफिट है। आत्मसंतोष रहेगा, संतोषी जीवन हो जाएगा।
हाँ, लोगों को अच्छा करने के बाद, लोगों को अच्छी सलाह, लोगों का अच्छा खाना पीना, अच्छी चीजें देके आत्मसंतोष बढ़ेगा। उसका भी फल तो ईश्वर देगा कि नहीं देगा? देगा। हाँ, ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, किसी के साथ नहीं करता है। तो आपको इस सब के ऊपर खुद को चलना पड़ेगा, खुद को प्रयोग करना पड़ेगा। खुद कर पाओगे तब जाके इसका लाभ आपको मिलना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद आप ज्यादातर लोग, सुनने वाले और जो लोग लाइव नहीं है वो लोग भी, हाँ, लेक्चर सुनने के बाद यही रास्ते पे चलने का प्रयत्न करेंगे। और एक बार इस रास्ते पे चलोगे तो ईश्वर आपको हर जगह मदद करने के लिए हाजिर रहेगा। हाँ, और हमारे पास इतना है कि सब लोगों को, दुनिया के सारे लोगों को आप कुछ न कुछ दे सकते हो। ठीक है। तो समय अभी हमारा आगे बढ़ रहा है। परसों हम दोबारा मिलेंगे। बर्निंग इश्यूज समाज के जो है उसके ऊपर पहले चर्चा करेंगे, फिर बीमारियों के ऊपर का बातें करेंगे, और फिर सेंटर को चलाने के लिए क्या क्या, किस तरह आगे बढ़े, उसके ऊपर क्या क्या मशीन है, क्या क्या सगवड़ रखे, इस सब के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। तो 3-4 सेशन में मैं मानता हूँ कि हम उसमें पूरा कर पाएंगे। ठीक है। तो आज हम कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे और यहाँ सेशन को खत्म करते हैं। आपके मन में कुछ भी सवाल होगे तो नेक्स्ट सेशन में हम ले लेंगे। ठीक है।